जनवरी 2026 गवर्नमेंट इन्फ्लेशन डेटा 2.75%, पर फिर भी मेरा रेंट डबल हो गया है, ग्रोसरी की कॉस्ट 60 to 70% बढ़ गई है और फ्यूल 1.5 से 2 गुना हो गया है। तो क्या ये नंबर झूठ बोल रहा है? नहीं, सिर्फ फर्क इतना है कि आपकी रियल लाइफ इन्फ्लेशन एंड ऑफिशियल डेटा में बहुत बड़ा गैप है। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऑफिशियल डेटा कैलकुलेट कैसे होता है। इंडियन गवर्नमेंट सीपीआई का डेटा कैलकुलेट करने के लिए एक बास्केट यूज करती है, जिस बास्केट में वो सभी प्रोडक्ट्स को रखती है जो हम डेली यूज में आते हैं। आज के टाइम 2026 में इस बास्केट में 358 आइटम्स है और गवर्नमेंट ने इस बास्केट को 2024 में ही अपग्रेड किया है ताकि ये आपके लाइफस्टाइल से अलाइन कर सकें। पर इसमें एक ट्रिक है, ये बास्केट पूरे इंडिया के लिए एक जैसी है, चाहे आप रूरल में रह रहे हो, चाहे मेट्रो में रह रहे हो, चाहे आपका खुद का घर हो या रेंट पर हो। तो ये एक एवरेज सीपीआई है। पर समझिए इस बात को कि एक गांव में रहने वाला जो अपने पुश्तैनी घर में रह रहा है, जिसका पानी बिजली का बिल बहुत कम है, जिसके और खर्चे कम हैं, और एक मेट्रो सिटीज़ में रहने वाला जहाँ रेंट बहुत हाई है, मेट्रो के खर्चे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे सब हैं, तो उस दोनों की इन्फ्लेशन बराबर कैसे हो सकती है? तो जो ये गैप है आपकी पर्सनल इन्फ्लेशन में और गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा में, ये प्राइमरली 3 कारणों से होता है। सबसे पहला तो जैसे हमने कहा बास्केट में के प्रोडक्ट्स के कारण, ऑब्वियसली ये आपके लाइफस्टाइल से मैच नहीं करता। आपका रेंट, आपके सब्सक्रिप्शन, आपके ट्रांसपोर्टेशन और कार फ्यूल, ये सब इस बास्केट का पार्ट नहीं है। इस बास्केट में वो सभी मेजर प्रोडक्ट डाले जाते हैं जो ज़्यादातर इंडिया के लोग यूज करते हैं, वो खाना पीना रहना वो चीज़ें। दूसरा वेटेज, ये जो 358 प्रोडक्ट है इस बास्केट में, इनको डिफरेंट वेटेज दी गई हैं। अगर आप इस टेबल में देखें तो जो हाउसिंग प्लस यूटिलिटीज है वो सिर्फ 17.7% है, पर मेट्रो सिटीज में रेंट अकेला आपकी इनकम का 30 to 40% हो सकता है, और जब वो बढ़ता है तो आपकी इन्फ्लेशन ऑब्वियसली ऑफिशियल डेटा से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तीसरा, इस बास्केट को बार बार अपडेट किया जाता है कि कौन लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें, कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। जब भी कोई चीज़ महंगी होती है तो ऑब्वियसली लोग उसे परचेज करना कम कर देते हैं और वो आइटम बास्केट से बाहर हो जाता है, तो ये बास्केट रियल इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। पर अब आप कहेंगे हमें ये सब समझने की ज़रूरत क्या है? ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी पर्सनल इन्फ्लेशन कितनी है, आप प्लान या इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले अज्यूम कीजिए आपकी पर्सनल इन्फ्लेशन 7 to 8% है, और अगर आपकी सैलरी की ग्रोथ भी सिर्फ 7 to 8% हो रही है तो आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इन्फ्लेशन तो 2.57% है और मेरी सैलरी 8% से ग्रो हुई तो मैंने कुछ ग्रोथ ली। नहीं, वो 2.57% पूरे इंडिया की 140 करोड़ की एवरेज है, चाहे वो किसी गांव में रह रहा हो या मेट्रो सिटी में जॉब करने के लिए। दूसरा, सेविंग अकाउंट। जब आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आप अपनी इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर रहे, यानी आपका पैसा सेविंग अकाउंट्स में कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। सेम गोज विद एफडी। हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट इज द सेफेस्ट टूल, बट एक्चुअली इस इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में जब आपको एफडी 5, 6 या 7% का इंटरेस्ट दे रही है और आपकी इन्फ्लेशन 8-9% जा रही है, तो ये आपके पैसे को खा रही है, कम कर रही है, बल्कि आपको कोई ग्रोथ नहीं दे रही। तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कीजिए। देखिए लास्ट ईयर आपका एक्सपेंसेस कितने थे, इस साल कितने हैं। जब आपको आपकी इन्फ्लेशन पता चलेगा तो आप अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान कर पाएंगे। आपको कितनी ग्रोथ आपकी इनकम में चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होनी चाहिए, और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको कितना इमरजेंसी फंड चाहिए। तो आज ही अपनी पर्सनल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर प्लान कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।